बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे रूल 55 के तहत बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। पूरी दुनिया ने इस आपदा के दौरान जो दिन देखे, हम सबकी आजीवन ये कामना होगी, प्रार्थना होगी कि कभी दोबारा ऐसा मौका ना आए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस सदन के सभी सदस्य अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं दिल्ली के तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर्स के प्रति, दिल्ली के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, दिल्ली की सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो पूरा ढांचा, वो पूरी ढांचागत व्यवस्था, तमाम विभागों के वो सभी लोग, पुलिस या व्यवस्था के लोग, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई दिल्ली की 2 करोड़ से भी अधिक की आबादी को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए। और कईयों ने ऐसा करने में, ये सुनिश्चित करने में अपनी जान भी गंवाई, जिसका संज्ञान दिल्ली की सरकार ने लिया। दिल्ली की सरकार आपदा से भी लड़ी, निस्संदेह बाकी की सरकारों के अपने प्रयास रहे हैं, सबके अपने भाग्य यत्न रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार ने सिर्फ आपदा से लड़ी, बल्कि उनके साथ भी खड़ी रही जो इस आपदा से लड़ने में दिल्ली की सरकार के साथ खड़े रहे। उन्हें सम्मानित किया। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स दिल्ली की गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे थे, इसके समानांतर कोई ऐसी सरकार पूरे देश में नहीं आई कि जो रोजाना लगभग 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को खाना खिला रही हो। और सबसे अच्छी बात हमारे देश की ये रही कि यहां सिर्फ सरकारों ने काम नहीं किया, इस आपदा से लड़ने में सिविल सोसाइटी ने, एनजीओज ने, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, सबने अपनी भूमिका सुनिश्चित की। उनमें से कई सारी संस्थाओं का जिक्र हमारे इस सदन के पटल पर हमारे सम्मानित साथियों ने किया। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, 20,000 से भी ज्यादा प्रतिदिन मील्स सरकार की ओर से थे, तो वहीं लगभग 7,500-8 हजार मील्स वहां जो निरंकारी मिशन है उसकी तरफ से खिलाए जा रहे थे। इन सबके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। एक और काम हुआ इस आपदा के दौरान। इस आपदा ने जीने के ढंग तो बदले ही लोगों के, पूरी दुनिया की सरकारों की क्या प्रायोरिटीज रही हैं उसे भी एक्सपोज किया। इस आपदा ने एक्सपोज किया कि अगर आपकी प्रायोरिटी मंदिर, मस्जिद, रंग, जानवर ये सब है, तो आप लड़ नहीं पाएंगे मुझसे। मुझे खुशी है, मुझे गर्व होता है कि मैं किसी सरकार का हिस्सा हूं जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं और जिसके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं, जिनकी वरीयताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। अभी चर्चा हो रही थी तो पूछा जा रहा था कि ये यूपी का जिक्र क्यों कर रहे हो, केरल का भी कर दो। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि केरल और दिल्ली यही तो वे 2 राज्य हैं जिनका जिक्र पूरी दुनिया में किया जा रहा है। किस लिए? कि कोरोना से लड़ना है तो इनसे सीखो, इन 2 राज्यों से। एक दौर हुआ करता था कि हम लोग उदाहरण दिया करते थे कि टेक्नोलॉजी सीखनी है तो जापान से सीखो, इंटेलिजेंस सीखनी है तो जर्मनी से सीखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में नया क्या आया है अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका कहता है प्लाज्मा थेरेपी कैसे करनी है दिल्ली की सरकार से सीखो, अरविंद केजरीवाल से सीखो, सत्येंद्र जैन से सीखो। यह बदलाव हुआ है क्यों? क्योंकि सरकार की प्रायोरिटीज सही रही। कहा जा रहा है कि अरे क्या बात कर रहे हो, यूपी की बात क्यों कर रहे हो? भारतीयता के मायने क्या है कि अगर पीड़ा पश्चिम बंगाल को हो तो पंजाब तक वो दर्द की लहर पहुंचे, तकलीफ जम्मू कश्मीर में हो तो कन्याकुमारी तक वो आभास हो कि नहीं पीड़ित हैं। भारतीयता के मायने क्या? यही भारतीयता के मायने, वरना तो हम सारे अपने अपने प्रदेशों की सीमाओं में बढ़कर रह जाए, हिंदुस्तान खो जाएगा। भारतीयता के मायने यही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी अपनी विधानसभा के
ऐसे सैकड़ों हजारों लोग आए, इनका अपना छोटा सा मकान उत्तर प्रदेश में, छोटी सी झोपड़ी उत्तर प्रदेश में, छोटा सा घर उत्तर प्रदेश में, यहां वो आए हैं, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो छोड़ आए हैं उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वो कह रहे हैं हमसे, लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाएगा तो दिल्ली में एडमिशन करवा दीजिएगा ना, वहां तो मर जाएगा। इसलिए मन में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। उस पीड़ा से सवाल पूछता है कि जब मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदलो, तो इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं हम जैसे लोग इस बात को समझ पाए और उत्तर प्रदेश की सरकार समझ गई कि कैसे अपने आप को राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का सबसे बड़ा तमगा देकर पहली कतार में रखने वाली सरकारें चाइनीज कंपनी से हेमेटोलॉजी एनालाइजर खरीदती है दुगने तिगने दामों में। यह हम नहीं समझ पाए महोदय, हम नहीं समझ पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार समझ गई। सिलसिलेवार ढंग से कागजातों के साथ सौरभ भारद्वाज जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी आपदा को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी जेब भरने का अवसर बना दिया सरकार ने। और जब यह मामला उठा तो 3 IAS अफसर की एक कमेटी बना दी जांच करने के लिए। वाह, मतलब योगी जी का अगर भ्रष्टाचार है तो उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए 3 आला अधिकारी जो है पूरे 1,10,000 गांव, 59,000 ग्राम पंचायत और 12,000 वार्ड के अंदर जांच करके योगी जी के अधिकारी योगी जी को कटघरे में खड़े कर देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो हम सीधे सीधे जो दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के मॉडल को, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद करते हैं, दुनिया उसको अडॉप्ट करना चाहती है, वही दिल्ली के पड़ोस में एक राज्य है जिसको जनता की जान से, उनकी सुरक्षा से कोई परवाह नहीं है, और वो औने पौने दाम पे 300-400% इंक्रीज प्राइस पे इक्विपमेंट्स को खरीद के इस आपदा को अवसर में तब्दील कर रही है। बड़ा दुख होता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 2 पंक्तियां हैं फिगार साहब की, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि जहां हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज लगाने वाली देश के सबसे बुलंद संगठन से संबंध रखते हैं तो पीड़ा होती है और जुबान से निकलता है कि तेरे कदमों में जो कतरा है टपका मेरी आंखों से, तेरे कदमों में जो कतरा है टपका मेरी आंखों से, ये वो पानी है जो एक दिन तेरे सर से गुजरेगा। ये संदेश उस सरकार के लिए जो आपदा को अवसर में बदलना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से अपनी विधानसभा के तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से मैं सबने इस पटल पर यह बात रखना चाहूंगा कि ये आंख में धूल झोंकने की बात करना, 3 IAS अधिकारियों की समिति बनाकर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर 65 जिलों में, बात को बताऊं, बिजनौर से लेकर के झांसी, बाराबंकी, गाजीपुर, सुल्तानपुर, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन 3 IAS अधिकारियों की कमेटी बनाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली जो सरकार है, मैं कहना चाहता हूं कि बगैर हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निर्देशन में बनी कमेटी के इस भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। दूध का दूध पानी नहीं हो सकता, सच्चाई क्या कभी सामने नहीं आ सकती। मैं अपने विपक्ष के भी साथी यहां बैठे हुए, उनसे भी कहना चाहूंगा, आपकी विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश के लोग रहते होंगे, बिहार के लोग रहते होंगे, आपके पास भी यूपी से फोन आया होगा, आपसे भी आग्रह किया होगा कि कल को बीमार पड़ जाऊं तो दिल्ली में एडमिट करवा देना। मेरे पास सैकड़ों फोन आए हैं, यहाँ तमाम साथी बैठे, इनके पास भी फोन आए होंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपनी वरीयताएं ठीक रखी, स्वास्थ्य को अपनी फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा। तो आज क्या हो रहा है कि दिल्ली सक्षम है, उत्तर प्रदेश से आइए, राजस्थान से आइए, हरियाणा से आइए, मध्य प्रदेश से आइए, वहां की सरकारों ने, वहां की जनता को भले ही बेसहारा छोड़ रखा हो, दिल्ली की सरकार आपकी सेवा करने में सक्षम भी है और तत्पर भी है। मुझे गर्व है कि मैं इसी सरकार का हिस्सा हूं। मैं अपनी बात को समेटना चाहूंगा 4 लाइनों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से इसको कहते हुए कि धोखेबाज चीन से गलबहियां मिलाते हो, धोखेबाज चीन से गलबहियां मिलाते हो, कोरोना जैसी आपदा को भ्रष्टाचार का अवसर बनाते हो और जब जनता प्रश्न करे तो उसे देशद्रोही बताते हो। अरे भाजपा के साथियों, ये तो बताओ इतनी खुदगर्जी कहां से लाते हो, इतनी खुदगर्जी कहां से लाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।